हेलो, नमस्ते, जय हिंद। टीचिंग इज़ पैशन पे फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ ही रहे पर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। क्योंकि आप खाली पढ़ते ही जाएंगे तो आपको उसमें से कितना ज्ञात हुआ है, आपको कितना आया है, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपको अंडरस्टैंड कितना हुआ है, ये जाँच करने के लिए मूल्यमापन ज़रूरी है, इवैल्यूएशन ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है मेरे पास जो मैंने आर गुप्ता का मंगाया हुआ है, उसमें से ही हम आज क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सेट छोड़ेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे जो 2019 का क्वेश्चन सेट है। ये गलत हो गया, 2019 2019 का है, दिसंबर का ये मेरे पास जो क्वेश्चन सेट है वो है दिसंबर का है। तो अब क्या करें, 2019 का दिसंबर का है, गलत हो गया 2 बार, तो कोई बात नहीं। तो चलो, हम ये गणित और विज्ञान की मेथड का पेपर है मेरे पास, तो कोई बात नहीं। सीडीपी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हर सब्जेक्ट में, मतलब अगर आप सोशल साइंस के हैं तो भी और साइंस के हैं तो भी आपके लिए कॉमन ही आती है, एक जैसा ही पेपर आता है। जो आपका 61 नंबर से ये आपका पेपर शुरू होगा। तो हम पहले इसको जो जिसने समझ लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसने समझ ली, उसके लिए सीटेट के 90 मार्क फिक्स हो गए। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे पेपर का। सबसे पहली बात, अगर आप टीचिंग इज पैशन पे नए हैं तो कृपया मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका एक जो सब्सक्राइब किया हुआ है वो हमारे लिए एक गोल्डन बटन की तरह है, गोल्डन एक रिंग की तरह है। तो कृपया करके उसमें कोई कसर ना छोड़े। आगे आपको ऐसे ही सीटेट तक प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी। हम अभी पढ़ रहे जो क्वेश्चन सेट छोड़ रहे उस पर आते हैं। सबसे पहली बात कि टीचिंग इज पैशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। वक्त न ज़ाया करते हुए आते हैं पहले प्रश्न पर। 1 नंबर का प्रश्न है, ये बाइलिंगुअल रहता है, इस तरफ आपका अंग्रेजी में रहता है, ये जो लाइन बनाई हुई है इसके इस और क्या होता है, अंग्रेजी में यही क्वेश्चन दिया वाला होता है, इस तरफ से हिंदी में होता है। तो मेरे पास वैसा कोई मायना जो सेट है वो अवेलेबल नहीं जिसमें इधर इंग्लिश हो इधर हिंदी में हो। जो मेरे पास हिंदी का क्वेश्चन सेट है तो उसमें से मैंने प्रश्न उठाए हैं, आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे पास साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था यानी शेयर किया था। मैंने कल तुम्हें अपना लंच बॉक्स दिया था, मतलब मैंने तेरे साथ कल खाना खाया था। तो आज तूने अगर खाना नहीं लाया, नूर ने क्या किया, तो बॉक्स लाना वो भूल गई। तो यहाँ पे निम्नलिखित उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त क्या विकल्प चुनिए। तो आप क्या बोल रही है, जो तान्या है, तान्या क्या कर रही है, नूर से कुछ मांग रही है। तो नूर को वो क्या बोल रही है कि कल तूने मेरा लंच बॉक्स खाया था, तो आज क्या कर, मैं तेरा लंच बॉक्स तू मेरे साथ आज तेरा लंच बॉक्स शेयर कर। तो इस स्टेटमेंट में लॉरेंस बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन टिम्ब अभिविन्यास प्रारूप को टिम्ब अवस्था पर दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सी बात को, जो कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है, तो उन सिद्धांतों में से कौन सा कथन कौन से अभिविन्यास प्रारूप को दर्शाता है, कौन सी अवस्था को बताता है कि ये कौन सी उम्र के बच्चे होंगे, और ये जो अगर मुझे तू ये देगी तो तुझे मैं ये दूंगी, ये मांग कर रही है, तो ये कथन कौन सा है। तो यह कथन है आदान प्रदान, यानी टिट फॉर टेट, जो हमने पढ़ा था, आप पिछले वीडियो जाके देखिए। टिट फॉर टेट मतलब क्या, तू मुझे ए दे, मैं तुम्हें ए दूंगी, मतलब बदले में बदला। यहाँ पे कौन सी अवस्था का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान परंपरागत अभिविन्यास होगा, और इसमें परंपरागत अवस्था पर ये क्या होगा, परंपरागत अवस्था को दर्शाएगा जो कि पुराने से चली आ रही है। उसके बाद आता है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को
क्या कहते हैं? जो पुरानी समय से चलती आ रही क्या है, एक प्रारंभिक रूप से जो रूढ़िबद्धताएं जो चलती आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम? रूढ़िबद्धताएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? जेंडर रूढ़िबद्धताएं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए जो जेंडर है जो लड़कियों को अलग आंका जाता है, लड़कों को अलग आंका जाता है, लड़कियों को घर का खाना बनाएगा, लड़कियां घर के बाहर ना जाए, ये परंपराएं हैं। तो ये कैसी रूढ़िवादिता परंपराएं हैं जो जेंडर के विषय में पहले से ही चली आ रही है। ये जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। प्रश्न को अच्छे से समझ ले, आपकी समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें घर के कार्य में जो पिता है घर के, वो घर के कार्यों में लगा है और लगे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। जो पिता है वो घर के कामों में लगे हैं और लगे रहते हैं और माता साहसिक गतिविधियों को करती है, मतलब घर के बाहर काम करती है, जॉब करती है, नौकरी करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये भी जेंडर एक लिंग जेंडर इसमें जो डिफरेंस है उस पर एक चैप्टर है, तो उस पर उसी में चैप्टर का एक और सवाल है। तो इस सवाल में ये जो एक पापा को घर के काम करते हुए दर्शाया हुआ है और मम्मी को बाहर गई है, जो हमारी रूढ़िबद्धता है उसमें उसके हिसाब से मम्मी घर का काम करेगी, पापा बाहर का काम करेंगे। पर यहाँ पे जो मम्मी है वो घर का काम नहीं कर रही, वो बाहर काम पे जा रही है और पापा घर के कुछ काम करते हुए दर्शा रही है। तो ये जो कहानियाँ अभी हाल में करिकुलम में पाठ्यचर्या में शामिल की है, तो इसका मोटिव क्या है, इसके पीछे की क्या कारण है कि ऐसी कहानियाँ इसमें शामिल की गई है? तो ये क्यों शामिल की गई है? क्योंकि यह क्या है, वह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने के लिए ये कहानियाँ यहाँ पे दी गई है। ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाती है? बिल्कुल नहीं। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करती है? बिल्कुल नहीं। ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देती है? बिल्कुल नहीं। यह क्या करती है? जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, क्योंकि पापा को मम्मी के काम कराते वक्त दिखाता है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। जो पुरानी चलती आ रही रीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए मदद करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, के वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की की बात आती है यहाँ पे, तो हम उसके क्या करेंगे, आंसर आगे है तो देखेंगे। तो वो खोजपूर्ण अधिगम होता है, तो वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, तो वो अंत व्यक्तिनिष्ठता तो होता है, तो वो क्या होता है, एक बड़ा एक ढांचा होता है जिसमें क्या होता है कि एक वयस्क क्या करता है, बच्चे के निष्पादन के लिए वर्तमान स्तर को सहयोग करता है। मतलब वहाँ पे वो झेडपीडी देता है, जो हमने पढ़ा था, झेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देता है। मतलब क्या करता है वो, जो MKO है, MKO हमने जो देखा था, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो क्या करता है, झेडपीडी देता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एक बच्चे की सहायता करता है। एक साइकिल चलाता हुआ बच्चा है जिसको खुद से साइकिल चलाने नहीं आती साइकिल, तो वहाँ पे क्या करता है, वो उसे हेल्प करता है जब तक वो साइकिल नहीं सीख जाता। जिस दिन वो सीख जाता है उस दिन वो उसे क्या करता है, तो आगे बढ़ा देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाड़ा या ढांचा। तो अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस विधि में विकसित होता है? तो ये बातें थोड़ी सी आप पियाजे को ठीक ठाक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक संवेदी चालक अवस्था है, संवेदी चालक अवस्था नहीं है तो चाइल्डहुड की अर्ली अवस्था में आएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं आएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें भी नहीं आएगा। ये आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पे क्या जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित मतलब क्या, परिकल्पित मतलब जो कल्पनाओं में है। परिकल्पित मतलब क्या, जो उसके सामने नहीं है, जो परिकल्पनाओं में है। परिकल्पनाओं की बातें तब करता है स्टूडेंट जब वो क्या होता है, तो वो अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग उसमें तब ये आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का। तो इसमें है टिम्बर के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में
सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो टिम्ब के अनुसार, किसके अनुसार ये कथन दिया हुआ है? तो टिम्ब के अनुसार। किसके अनुसार? बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना जरूरी है। कौन समाज और संस्कृति को महत्व देता है? हमेशा से ये बात हमेशा याद रखिए, जब जब समाज और संस्कृति की बात आएगी तब लेव वाइगोत्स्की की बात आएगी। हमेशा लॉरेंस कोलबर्ग, ये इनका तो नैतिकता का सिद्धांत था, ये बोलेंगे संज्ञान जरूरी है। अल्बर्ट बांडुरा, उनकी तो अलग ही थ्योरी है। तो लेव वाइगोत्स्की हमेशा कहेंगे पर्याय ऑप्शन सी के वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि समाज यानी सोशल और जो संस्कृति है, जो कल्चर है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया किसने? वाइगोत्स्की ने। 7 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। हमेशा पियाजे संज्ञान की बात करेंगे, वाइगोत्स्की हमेशा समाज और संस्कृति की बात करेंगे। इतनी बात भी अगर अज्ञात हो गई तो सीटेट का एक प्रश्न हमेशा के लिए हल हो गया। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पेडागोजी का प्रश्न है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। ऐसी समस्या वहाँ पे उन्हें करनी चाहिए क्या? पता नहीं, आगे देखेंगे क्या करना चाहिए। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए नहीं। पियाजे तो हमेशा करके सीखने की बात करेंगे। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पियाजे तो हमेशा कहेंगे कि ऐसी समस्याएं वहाँ पे प्रस्तुत करनी चाहिए आपको बच्चों के सामने कि जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, मतलब बच्चे कुछ ना कुछ तो करके वो क्या करे, वहाँ पे तर्क लगाए, क्रिएटिविटी लगाए। तो आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं हो सकती है। कौन सी विशेषताएं हो सकती है? जिनकी तार्किक गणितीय बुद्धि अच्छी हो, उनकी विशेषता क्या हो सकती है? ध्वनिताल तथा शब्दों के अर्थ में प्रति संवेदनशीलता। ध्वनिताल वाले तो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ध्वनिताल वाले तो उनकी अलग ही बात है। दृश्य स्थानिक परिवेश के सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता नहीं, ये तो स्थानीय बुद्धि होगी, ये तो संगीतीय बुद्धि होगी। उसके बाद में आएगा संगीतमय अभिव्यक्ति के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुण को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, ये भी संगीत बुद्धि हुई। पठन को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता। जो क्या करेंगे, पैटर्न, जो कोई भी अगर पैटर्न हुआ, पैटर्न को खोजना, उसकी श्रृंखला को जोड़ना, इसकी जो क्षमता पर जो काम करेंगे वो होंगे क्या, उनकी गणितीय बुद्धि क्या होगी, अच्छी होगी, तो वो ये बातें करेंगी। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पे। आपको बुद्धि कौन सी बुद्धि, काइनेस्थेटिक बुद्धि कौन सी है, म्यूज़िक बुद्धि कौन सी है, क्या कौन सी है, सब पढ़ाया है हमने, पीछे जाके आप देखेंगे, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। तो अब 9 नंबर का प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे क्या करेंगे, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा, मतलब क्या, कौशल्य यानी क्या, उनमें जो कुछ क्रिएटिविटी है, जो मूल्य है, जो नैतिकता है, जो मॉरलिटी है, वो डेवलप होगी। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को विकसित करते हैं, तो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो हमें एक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है? तो वो है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। समावेशन नहीं होगा, मुख्यधारा से जुड़ना नहीं होगा, विभेदीकरण बिल्कुल नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका
के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मानव ह्यूमन डेवलपमेंट में आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी है और जो हमारा इन्वायरमेंट है, इनका रोल क्या है। तो इस कथन के द्वारा हम देखेंगे वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। कौन सी बात सही है? जरूरी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ठीक है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, नहीं, इसमें तो हेरिडिटी भी आएगी। अगर परिवेश कितना भी अच्छा हुआ और अगर वो व्यक्ति अगर उसकी बॉडी फिगर से वो अगर अपंग हुआ तो फिर उसको कितना भी अच्छा परिवेश देंगे तो वो अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, ये तो बात बनती ही नहीं, क्योंकि मानव विकास को तो हमेशा पर्यावरण भी प्रभावित करता है और आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है और सही है। हमेशा इन्वायरमेंट और जो हेरिडिटी है ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे में मिलके हमारे विकास की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। ये नहीं बता सकते कि 50% आनुवंशिकता है और 50% इन्वायरमेंट है, ये बात हो नहीं सकती, पर दोनों क्या करते हैं, इकट्ठा आके हमारा जो एक विकास है उसको निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों इकट्ठा आएंगे और ये हमेशा एक जटिल रोल को प्ले करेंगे। अब आते हैं आगे। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक अच्छी कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये तो गलत बात है, सर्रास गलत है। शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, ये भी बात गलत है। खाली शिक्षक ही करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय होगा विद्यार्थी तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी और बड़ी बात है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ज्ञान की क्रिएटिविटी की जाती है, कुछ नया बदलाव लाया जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करके पढ़ा जाता है। अब आते हैं 12वें प्रश्न के और सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या शामिल है? कान खड़े करके सुनिए, क्या शामिल है पूछा है। तो केवल संरचनात्मक आकलन शामिल है क्या? देखेंगे आगे। केवल संकलनात्मक आकलन, मतलब केवल संकलनात्मक आकलन, इसमें केवल पेन पेंसिल है क्या? इसमें केवल आजू बाजू का माहौल है क्या? न तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, ये तो गलत बात हो गई। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना यहाँ पे जरूरी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मतलब क्या? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हमेशा जो मतलब एक जो हम पढ़ते हैं जो पेन पेंसिल पर आधारित है वो भी ज़रूरी है, जो पेन पेंसिल पर आधारित नहीं है वो भी ज़रूरी है। मतलब क्या? तो दोनों भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न, आपके कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो एक विद्यार्थी है जिससे हमेशा यह बात बताई गई है कि तुम्हारे जो माहौल है तुम्हें दिया हुआ, तुम जिस माहौल से आए हो तुम्हारे माहौल में सब कुछ बुरा है, कोई भी पढ़ने में अच्छा नहीं है। ये था एक स्टूडेंट, कार्टून समझेंगे हम इसको। तो ऐसा उसको हमेशा बताया गया है कि यहाँ पे तुम्हारे जो तुम जिस इन्वायरमेंट से आए हो वहाँ पे कोई भी अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे शैक्षिक क्षेत्र में क्या है बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या है अच्छा ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से वहाँ पे पहल करेंगे, मदद करेंगे उस विद्यार्थी की? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। गलत बात है, क्यों अनदेखा करना चाहिए? फिर तो आपका कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे टीचर बन के जाके। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, इससे तो रश्क बढ़ेगा, इससे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, इससे तो गुस्सा बढ़ेगा, इससे तो जेलसी बढ़ेगी। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए उसे सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, क्यों पढ़ाई छोड़े भला?
वाला, उसे तो पढ़ने का अधिकार है। तो विभिन्न सामाजिक वर्ग एवं रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों की जो रोल मॉडल है, जिन्होंने पढ़ा है इस माहौल में भी आके उन्होंने आगे बढ़े हैं, तो उनके वहाँ पे एग्जाम्पल्स देने चाहिए उन्हें। कुछ जो हीरो है वहाँ पे, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, रोल मॉडल वहाँ पे प्रस्तुत करने चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। 14 नंबर का प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा है, हमें सब बच्चे इकट्ठा ला के पढ़ाने हैं, तो क्या करना है, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। समावेशी कक्षा में हमें ये करना चाहिए क्या, देखेंगे आगे के ऑप्शन क्या है। अशक्तता अधिगमकर्ताओं अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। हमें उन्हें सिंपैथी नहीं देनी, उन्हें एम्पैथी देनी है, ये हमेशा गलत बात हो गई। बच्चों को अबहिस बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम अगर उनका डिवाइडेशन करेंगे, उनके ग्रुप्स तैयार करेंगे, तो फिर तो वो खुद को हमेशा मंदबुद्धि बच्चे के ग्रुप में बोलेंगे, तो वो खुद को बुरा बोलेंगे और वो उनको लगेगा नहीं मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अपाहिज बच्चे के अंदर अगर उनको डालेंगे तो फिर वो खुद को कम महसूस करेंगे, वो फिर खुद को दबा सहमा महसूस करेंगे। आप ये नहीं कर सकते हो। केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, इससे ये आगे बढ़ जाएंगे, बाकी के बच्चे पीछे हो जाएंगे, ये भी गलत बात हुई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा बराबर है। क्या करना है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल्य, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये बच्चा किस तरह का बच्चा है आपके हिसाब से, तो ये बच्चा स्वलीन विद्यार्थी है, नहीं स्वलीन तो हो नहीं सकता, तो किसी भी सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देता। एक सृजनात्मक विद्यार्थी है, ये एक सृजनात्मक विद्यार्थी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी तो ये पहचान ही नहीं है। तो अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी होगा क्या, देखेंगे। मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी, ये मानसिक क्षति वाला भी नहीं होगा, ये होगा अधिगम अक्षमता, उसको कुछ अधिगम के कुछ भागों में उसे प्रॉब्लम है, तो वो अधिगम अक्षमता वाले अशक्तता वाले विद्यार्थी के रूप में वो है। तो उसके अगर उसे आप थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ी अगर उसकी हेल्प करेंगे, आप अगर उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देंगे तो आगे वो बढ़ जाएगा। अब आता है 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में, अब पैडागोजी शुरू हो गई, समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। एक विशेष आवश्यकता वाले यानी क्या, तो जो गिफ्टेड चाइल्ड है, तो उनके लिए वो क्या कर सकता है। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, गलत बात है, रटना तो कभी नहीं मानेगा हमारा करिकुलम। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये भी बात यहाँ पे सही है। तो देखेंगे क्या है आगे, कौन सी बात सही है यहाँ पे। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, एक रूप तरीकों का प्रयोग करके तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। अत्यधिक लिखित कार्य देना, ये तो गृह कार्य देना, ये तो बहुत गलत बात है। अत्यधिक गृह कार्य दे के हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों पर दबाव डालना, ये तो हमेशा ही गलत होगा। जहाँ पे दबाव डालना, ये रटना, ये शब्द आएंगे, ये तो हमेशा गलत होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना हमें यहाँ पे ज़रूरी है। जो अधिगम के सशक्त बच्चे, उनके जो सशक्त पक्ष हैं एवं जो कमजोरियाँ हैं, तो उनको क्या करना, विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना यहाँ पे ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, मुझे तो नहीं लगता अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, गलत बात है। अनेक परिपक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो देखो ये बात बहुत सही है कि हमेशा क्या करना चाहिए, अनेक परिपक्षों को, बच्चों के हर परिपक्ष को समझना चाहिए,
उनकी सोच क्या है, वो किस तरह से किस बारे में सोचते हैं और उनके जो मूल विचार हैं उनको यहाँ पे महत्व देना चाहिए। विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके। गलत बात है, जोखिम लेंगे चुनौतियाँ देंगे तो क्या होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, गलत बात है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, गलत बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, मतलब एक अच्छी पढ़ाई का पक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्याय लेता है। तो निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, गलत बात है। खाली व्याख्यान विधि में कैसे पढ़ेंगे बच्चे, फिर तो बोर हो जाएंगे। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, हमेशा बच्चों की जो भलाई है उसमें सोचना, सच्चा सरोकार रखना और हमेशा बच्चों का क्या करना, विकास पर बल देना, यही यहाँ पे ज़रूरी है, यानी 4 नंबर का ऑप्शन। अब आते हैं यहाँ पे आगे जो हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है पूछा है, नहीं है, नहीं पूछा। कौन सा एक प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बात है। ऐसा करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्रियात्मक अनन्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना चाहिए। केवल परंपरागत पर ध्यान देंगे तो बाकी के पक्ष कौन देखेगा। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, तो एक ही, ये भी गलत बात है। खाली क्या करना, तो एक ही बात पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही बात का विकास होगा, बाकी के तो ऐसे ही रहेंगे। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यानी हर बात से क्या करना, एक वस्तु के बारे में, एक पर्याय के बारे में, एक बात के बारे में हर पक्ष से सोचना क्या वहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे क्या करना, एक सब तरफ से सोचना, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है। अच्छी शिक्षण प्रणाली कौन सी है। बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है। प्रयोग एवं परीक्षण, ठीक है। प्रयोग और पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित करना, तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, कान खड़े करके देखिए। पर्याय में पूछा है प्रभावशाली यानी अच्छी शिक्षण प्रणाली नहीं है, तो ये सब बराबर है। अच्छे बच्चों को अंतर्दृष्टि से अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो कुछ सोच सके। प्रयोग करना चाहिए, पर्यवेक्षण करना चाहिए, संवाद चर्चा में भाग लेना चाहिए। खाली यहाँ पे क्या करना नहीं चाहिए, ज्ञान को दोहराना यानी रटना यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। 20 नंबर का डी ऑप्शन। अब देखेंगे कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। शिक्षक क्या करेंगे, जो कक्षा में ध्यान देकर नहीं पढ़ते, बच्चों को कक्षा से बाहर करना चाहिए, बाहर जाने के लिए कहे, गलत बात है। उनको पढ़ाना है आपको, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, ये भी गलत बात है। क्यों बार बार डांटेंगे, हमें कुछ और इस्तेमाल करना है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करें, और थोड़ा बहुत सही है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये तीनों भी गलत है। खाली ये 3 नंबर का सही है कि उनसे बात करके उनकी अरुचि का, उनके इंटरेस्ट कम होने का कारण क्या है, तो ये उनसे पूछिए और उस पर काम करें ताकि बच्चे पढ़ पाए। संरचनावादी उपागम बताता है कि टिम्ब ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक। संरचनावादी उपागम बताता है कि क्या जरूरी है ज्ञान के उपागम के लिए। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। यंत्रवत याद करना गलत बात है, दंड गलत बात है, अनुबंधन भी गलत बात है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान यहाँ पे जरूरी है, उसने क्या लेकर आया है, उसे क्या पता है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सिद्धांतों पर खुद की अपनी एक राय बनाते हैं, तो उस पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। गलत बात है, क्यों खारिज करें, उनके विचार गलत थोड़ी होंगे, सही भी हो सकते हैं, और उनके अब विचारों को गलत कहेंगे तो बाद में वो सोचेंगे ही नहीं कुछ। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे।
बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप है। ये तीनों भी गलत है। क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को क्या करनी चाहिए? चुनौती देनी चाहिए। सही है तो सही है, किस तरह सही है बताओ भाई। ठीक है, संज्ञान एवं समय के बीच किस प्रकार संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दिशीय है, द्विदिशीय है। संज्ञान एवं संवेग, तो संज्ञान एवं संवेग क्या है, कैसे है? तो ये दोनों हमेशा द्विदिशीय है। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संवेद संज्ञान को प्रभावित करते हैं, संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं। दोनों क्या है? ये कॉम्प्लिकेटेड है। एक द्विदिशीय मतलब दोनों भी ज़रूरी है, संज्ञान भी ज़रूरी है, संवेग भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब 25 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी की सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति या विद्यार्थी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, सारी बातें विद्यार्थी के क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित यहाँ पे करती है। 4 नंबर का ऑप्शन बराबर है। निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है पूछा है, नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक प्रमुख पहलू है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध। तीनों भी गलत है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 24 नंबर का 1। 27 नंबर का है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो ऐसी स्थिति में हमेशा एक ही संभावना यहाँ पे उत्पन्न होती है, वो होती है अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति। उसको अंदर से इंटरेस्ट है क्या? उस बात के लिए नहीं है, वो खाली पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बार बार क्या करता है? उस बात में सहभागी होता है। तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भौतिकतावादी अभिवृत्ति उसकी वहाँ पे, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना नहीं, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना नहीं, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये सारे खुद की स्वयं अभिप्रेरित के लक्षण है, पर यह खाली भौतिक अभिप्रेरित बाहरी प्रेरणा का ये उदाहरण है। 28 नंबर का प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। बच्चे तो कभी गलत नहीं होते, तो वो दुष्ट कैसे होंगे? तो यहाँ पे बात हमेशा एक ही सही आएगी। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय? एक सामाजिक क्या है? एक संरचना है जो समाज ने बनाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन नहीं, 28 नंबर का प्रश्न फिर से छोड़ेंगे। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना, यह सही पर्याय है। ये दोनों गलत है। कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। गलत बात है, शून्य से कभी नहीं शुरू करते। बच्चे में सब कुछ ज्ञान बहुत ज़्यादा जन्मजात से होता है, खाली वो क्या होता है, वक्त के साथ वो बढ़ता जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क प्रयोग करने की क्षमता योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं गति चालक विधियों द्वारा घटित होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे तार्किक एवं अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, परिवार, ये जो अवस्था है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है? मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ हैं, प्राथमिक एजेंसियाँ हैं,
मध्य एजेंसी है, द्वितीय एजेंसी है। तो परिवार एवं पास पड़ोस क्या है, पास पड़ोस और परिवार उसके प्राथमिक एजेंसियों में आएगा। हमेशा परिवार प्राथमिक में आएगा और पास पड़ोस प्राथमिक में आएगा। तो ये था आपका 2019 का दिसंबर का CDP का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का पेपर, जो हमने सॉल्व करने की और उसके ऑप्शन भी आपको विश्लेषित बताने की कोशिश की। तो सेशन और जो वीडियो है अगर पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम हर दिन एक पेपर ऐसा ही करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपने आंसर छोड़ते जाएंगे जो आपको आते हैं, हमने तो यहाँ पे बता दिए हैं। तो अभी के लिए तो रुक जाते हैं। टीचिंग विद पैशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।